हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त वीके वेलकम करता हूँ आपको हमारी क्लास 14 में। तो फ्रेंड्स, हमने आपसे वादा किया था कि हम आपके लिए एक फार्मा कंपनी का पूरा एक ओवरव्यू लाएंगे, यानी कि फार्मा की कोई भी एक कंपनी को पूरा स्टडी करेंगे फ्रेंड्स। उसकी पीपीटी यानी कि इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन को स्टडी करेंगे, उस कंपनी के बारे में जानेंगे, उस कंपनी के पीयर कंपैरिजन को स्टडी करेंगे, उस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स को स्टडी करेंगे, उस कंपनी के ईयरली रिजल्ट्स को स्टडी करेंगे एंड अंत में हम उस कंपनी के चार्ट पैटर्न को देखेंगे दोस्तों कि उस कंपनी का ओवरऑल चार्ट हमें क्या कह रहा है, क्योंकि हमें इस पूरी सीरीज में टेक्निकली भी स्ट्रांग बनना है एंड फंडामेंटली भी स्ट्रांग बनना है। तो हम आज सिप्ला कंपनी की पूरी डिटेल लेंगे दोस्तों, जिसमें हम इस कंपनी की ओवरव्यू को जानेंगे, उसकी पूरी पीपीटी को स्टडी करेंगे दोस्तों। उसके बाद इसके पीयर कंपैरिजन को स्टडी करेंगे और ये देखेंगे कि कंपनी अंडर वैल्यू है या ओवर वैल्यूड है। उसके बाद हम चलेंगे इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स पे, उसके फाइनल रिजल्ट्स पे एंड प्रमोटर होल्डिंग, क्योंकि प्रमोटर होल्डिंग देखना भी बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। उसके बाद हम चलेंगे इसके चार्ट पर। तो सारा डाटा हम इस वीडियो में सिप्ला को लेकर कवर करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमने आपको क्या बताया था, आप स्क्रीनर में जाइए या फिर आप सिप्ला की ऑफिशियल साइट पे जाइए। बट मैं स्क्रीनर की मदद इसलिए ले रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि इसमें आपको लगभग सारा डाटा एक ही जगह पर मिल जाता है, आपको अलग अलग जगह पे परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो चलिए, हमें स्क्रीनर पे आते ही सिप्ला कंपनी को सर्च करना है। यहाँ सर्च फॉर दी कंपनी पे जहाँ मेरा कर्सर है और आपके सामने ऐसा पैटर्न खुल जाएगा सिप्ला का। तो फ्रेंड्स, इन चीज़ों से हमें अभी मतलब नहीं है, क्योंकि अगर हम स्टार्टिंग में ही पीई वैल्यू, आरओई ये सब देखने लग जाएंगे तो इनका मतलब क्या है दोस्तों। पीई का मतलब है कि कंपनी अंडर वैल्यू है या ओवर वैल्यू। तो ये सब जानने से पहले कम से कम कंपनी के बारे में तो जान ले कि कंपनी करती क्या है, किस किस सेगमेंट में कंपनी क्या काम कर रही है, कौन से नए प्रोडक्ट्स ला रही है। तो ये सब जानना ज्यादा जरूरी है एज कम्पेयर टू पीई, पीबी वैल्यू, रिटर्न ऑन इक्विटी कितना दे रही है, मार्केट कैप कितना है। पहले ये पता लग जाए कि कंपनी अच्छा कर रही है और अच्छे काम करने के लिए कंपनी और ज्यादा काम कर रही है, तब हमें एक कॉन्फिडेंस हो जाता है कि हाँ, हम अच्छी कंपनी के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तब फिर हमें देखना चाहिए कि अब वैल्यू जो है कंपनी की वो ओवर वैल्यूड प्राइस पे चल रही है, अंडर वैल्यू प्राइस पे चल रही है। तब ये रेशियोज काम आते हैं दोस्तों। तो चलिए, उसको समझने के लिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हम ये देखिए अबाउट, उसके नीचे की पॉइंट, उस सबसे नीचे है रीड मोर। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो लगभग कंपनी का डाटा हमारे सामने खुल जाता है फ्रेंड्स। ओवरऑल डाटा, ये डाटा पुराना हो सकता है, नया हो सकता है, वो हमें पता लगेगा। ये देखिए सबसे नीचे जाएंगे तो लास्ट एडिट 7 मंथ 2 वीक अगो, 7 महीने 2 हफ्ते पहले का ये डाटा है। बट ये हम पुराना डाटा क्यों देख रहे हैं, क्योंकि हमें ये पता लग जाएगा कि कंपनी पहले से क्या करती आई है और अब क्या कर रही है। और उसके बाद हम इसका लेटेस्ट डाटा देखेंगे दोस्तों, इसकी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में जाकर, जो कि इसकी लेटेस्ट 29/10/2024 की सेकंड क्वार्टर की FY25 की इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन आई होगी, उसमें इसका सारा डाटा लेटेस्ट भी मिल जाएगा। तो ओवरऑल डाटा देखना जरूरी है फ्रेंड्स, उससे ही हमें समझ आता है कि कंपनी अच्छा कर रही है और किस हद तक अच्छा कर रही है। तो चलिए, पहले इसकी छोटी छोटी टर्म्स को सीख लेते हैं और इस पूरे डाटा को स्टडी करते हैं। तो उसके अबाउट में जाएंगे तो सिप्ला इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ फार्मास्यूटिकल। तो ये तो हमें पता है दोस्तों, नहीं पता आप जो नए व्यूअर्स हैं जो बिल्कुल पहली बार सिप्ला कंपनी को स्टडी कर रहे हैं, तो फार्मास्यूटिकल्स की कंपनी है, यानी कि फार्मा प्रोडक्ट बनाती है, दवाइयाँ बनाती है दोस्तों। अब उसमें किस हद तक बनाती है ये यहाँ से पता लग गया। की पॉइंट में क्या बताया है, मार्केट लीडरशिप। तो मार्केट में किस तरीके की लीडरशिप है इस कंपनी की, वो पता लग जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये कंपनी हमारी थर्ड लार्जेस्ट है इन इंडिया डोमेस्टिक RX मार्केट। RX मार्केट क्या होती है उसके बाद बताया है लीडरशिप इन GX मार्केट। RX मार्केट क्या होती है, GX मार्केट क्या होती है, इसके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ये छोटी छोटी टर्म्स अगर हमें पता ही नहीं होंगी तो हम कंपनी के बारे में स्टडी ही नहीं कर पाते हैं। तो जब भी आप फार्मास्यूटिकल की इंडस्ट्री के कोई भी कंपनी को पढ़ेंगे तो आपको ये दो टर्म्स तो मिलेंगी दोस्तों। RX मार्केट होती क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। RX मार्केट का मतलब है कि जो प्रोडक्ट इनके ब्रांड के नेम से बिक रहे हैं, यानी कि मान लीजिए एक डिस्प्रिन का एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, लगभग हर आदमी को डिस्प्रिन के बारे में पता है, इसलिए उसका एग्जांपल लेते हैं। तो डिस्प्रिन एक दवाई का नाम है फ्रेंड्स, उस दवाई का सॉल्ट डिस्प्रिन नहीं है, उसका सॉल्ट कुछ और है। तो जो दवाई अपने ब्रांड नेम से बिकती है और उस कंपनी के पास अपना पेटेंट होता है, यानी कि वो लीगली उस पर काम कर सकती है, उसमें चेंजेस कर सकती है, उसके पास उसकी लीगल अथॉरिटीज होती है और वो प्रोडक्ट उसकी ब्रांड नेम से बिकता है, तो वही है RX मार्केट। GX मार्केट क्या होती है कि GX मार्केट में आप ने कहा कि मुझे डिस्प्रिन दे दीजिए, तो आपको मेडिकल स्टोर वाला, बहुत बार आपने सुना होगा, वो कहता है कि डिस्प्रिन तो नहीं है, उसी सॉल्ट की दूसरी दवाई है। तो वो सॉल्ट जिस केमिकल से दवाई बनी हुई है, वो केमिकल की पूरी मार्केट, यानी कि वो केमिकल की फिर बहुत सारी कंपनियां होंगी दोस्तों, वो सिर्फ सिप्ला ही या डिस्प्रिन ही उस केमिकल को नहीं बना रही होगी। तो GX मार्केट में वो केमिकल्स भी आ जाते हैं जो अनब्रांडेड है, जिनके पास अथॉरिटी नहीं है, कोई भी कंपनी उस केमिकल के नाम से दवाई बना सकती है। बट
RX मार्केट का मतलब है यानी कि डिस्प्रिन अगर दवाई लेने हैं तो उस ब्रांड की डिस्प्रिन ही दवाई आपको मिलेगी, उसकी ब्रांडेड दवाई, जिसके पास कंपनी के पास यानी कि उसका पेटेंट होगा, उसके पास लीगल अथॉरिटी होगी। तो ये दोनों फर्क है RX मार्केट में एंड GX मार्केट में। आपको एक बार डेफिनेशन भी पढ़ा देता हूँ। RX market is the market for prescription drug and other medical products that are sold in pharmaceutical required a prescription for doctors and other health profession। अब नीचे पढ़ते हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज इंक्लूड RX ड्रग्स वो होते हैं जो विच आर ब्रांडेड एंड पेटेंट। GX ड्रग्स वो होते हैं जो अनपेटेंट है एंड सोल्ड अंडर द ब्रांड नेम और केमिकल नेम, यानी कि वो केमिकल नेम से या ब्रांड नेम से बिक जाएंगे बट वो अनपेटेंट होते हैं, कंपनी के पास उसकी लीगल अथॉरिटी नहीं होती। बट RX ड्रग्स के पास, जो भी कंपनी RX ड्रग्स बेच रही है उसके पास उसकी लीगल अथॉरिटी, यानी कि वो ड्रग उसी कंपनी ने बनाया है और उसी कंपनी के नाम से वो ड्रग बिकेगा। तो ये दोनों में फर्क है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्योंकि छोटी छोटी टर्म से ये सीखना बहुत जरूरी है। तो थर्ड लार्जेस्ट तो है कंपनी RX मार्केट में, लीडरशिप है कंपनी की GX मार्केट में, फर्स्ट रैंक है इन रेस्पिरेटरी में, सांस की जितनी भी समस्या है उसमें सिप्ला कंपनी टॉप मोस्ट है फ्रेंड्स। और टॉप 5 है इन यूरोलॉजी एंड एंटी इन्फेक्टिव। यूरोलॉजी क्या होता है? यूरिनरी सिस्टम से, यानी कि पूरे पेशाब वाले सिस्टम से, यानी कि हमारी किडनीज, हमारा यूरिनरी ब्लैडर, हमारा यूरेथ्रा, हमारी यूरेटर, इन सब में जो भी समस्या आती है उसमें टॉप 5th रैंक है सिप्ला कंपनी के प्रोडक्ट्स की। उसके बाद एंटी इन्फेक्शन में ओवर 5 लाख प्लस नंबर ऑफ डाउनलोड्स डिजिटल ब्रेथ फ्री, यानी कि डिजिटली अगर इस कंपनी को देखें तो 5 लाख से ज्यादा के डाउनलोड्स इस कंपनी की ऐप दुनिया कर चुकी है। नेक्स्ट पॉइंट में बात की गई है 75,000 प्लस फील्ड फोर्स डिटेलिंग टू HCPs अक्रॉस दी कंट्रीज। HCP क्या होती है फ्रेंड? जो भी हेल्थ प्रोफेशनल्स होते हैं वही होती है HCP, यानी कि HCP स्टैंड फ्रॉम हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। तो कंपनी, मैं बताता हूँ आपको दोबारा से, यानी कि 7500 प्लस फील्ड फोर्स डिटेलिंग टू HCP अक्रॉस दी कंट्री। हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो है पूरी कंट्री में, यानी कि सिर्फ इंडिया की बात नहीं हो रही है, पूरी कंट्री में वो 7500 प्लस इस सिप्ला दवाई की के साथ डीलिंग करते हैं और 85% ऑफ फिजिशियन प्रिस्क्राइब एटलीस्ट वन सिप्ला प्रोडक्ट। ओवरऑल 85% फिजिशियन ऐसे हैं जो कम से कम एक सिप्ला का प्रोडक्ट तो प्रिस्क्राइब करते ही करते हैं अपने जीवन में। तो कंपनी ओवरऑल वर्ल्ड में फैली हुई है फ्रेंड्स, और अच्छी खासी कमांड है कंपनी की हर दवाई पे लगभग। नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है कि थर्ड लार्जेस्ट प्लेयर है इन प्राइवेट RX मार्केट इन सागा। सागा क्या होता है फ्रेंड्स? सागा इनकी जो साउथ अफ्रीका में यूनिट है उसके बारे में बात की गई। मैं आपको इसकी ओवरऑल डेफिनेशन दिखाता हूँ सागा की। ये देखिए, साउथ अफ्रीका, सब सारांश अफ्रीका, सिप्ला ग्लोबल असेस को सागा बोलते हैं। तो साउथ अफ्रीका की जो भी इनकी, क्योंकि साउथ अफ्रीका में इनके प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा चलते हैं, तो वहाँ पर थर्ड लार्जेस्ट प्लेयर है ये RX मार्केट में। RX मार्केट आपको समझ ही आ गई होगी। फास्टेस्ट ग्रोइंग जेनरिक प्लेयर्स हैं इन नॉर्थ अमेरिका। तो जो भी जेनरिक मेडिसिन होते हैं उसमें भी नॉर्थ अमेरिका की साइड को देखें तो फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लेयर ही सिप्ला है। तो फ्रेंड्स सिर्फ ये 4-5 पॉइंट पढ़ने से ही हमें क्या समझ आ गया कि कंपनी कमाल का काम कर रही है और कंपनी टॉप मोस्ट लेवल पे है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, इसलिए ये पढ़ना बहुत जरूरी है दोस्तों। चलिए अब इसके डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को समझ लेते हैं कि इनका जो प्रोडक्ट है वो कैसे कैसे और कहाँ कहाँ फैला हुआ है। कंपनी हैज डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो ऑफ 1500 प्लस प्रोडक्ट है इन 50 प्लस डोजेस फॉर्म्स एंड 65 थेरेप्यूटिक कैटेगरी है, यानी कि 50 से ज़्यादा तो डोजेस के रूप में अपने प्रोडक्ट निकालती है और 65 प्लस ये कैटेगरीज निकालती है। बट ये डाटा FY25 का है, फाइनेंशियल ईयर 2020 का। इट लॉन्च 93 प्रोडक्ट अक्रॉस द ग्लोब, और पूरे ग्लोब में इसने अपने 93 प्रोडक्ट्स अपने खुद के लॉन्च किए हुए हैं। अब ब्रांड्स देख लेते हैं इसके। तो इंडिया में इसके जो ब्रांड्स हैं उनकी बात करें उसमें आता है निकोटेक, कॉफिल्स, सिप्लाडिन, ORS, ओमनीजेल्स। ये इंडिया में सबसे ज़्यादा चलने वाले इसके ब्रांड हैं। साउथ अफ्रीका में देखें तो सिप्लेक्टिन, ब्रोंकोल, फ्लोमिस्ट एंड अस्थावेंट, कॉरेक्स, ये सब इसके ब्रांड साउथ अफ्रीका में चलते हैं। तो साउथ अफ्रीका में बहुत अच्छा होल्ड है सिप्ला कंपनी का। उसके बाद थेरेपी मार्केट में भी घुस चुकी है सिप्ला कंपनी, एंड उसमें भी एक अच्छा खासा मार्केट शेयर लिए बैठी है दोस्तों। मार्केट रैंक की भी बात बताई है तो ओवरऑल 5.2% का तो मार्केट शेयर है कंपनी का। और मार्केट की रैंक की बात करें तो थर्ड रैंक पे है मार्केट, जिसमें कि कैटेगरी वाइज अगर बताया तो क्रॉनिक में, क्रॉनिक का मतलब जो पुरानी बीमारियां हैं उनमें कंपनी का जो मार्केट शेयर है 7.9% है और मार्केट की रैंक है सेकंड। एक्यूट में 3.7%, मार्केट रैंक है 7। रेस्पिरेटरी में एक्यूट का मतलब बता दूं दोस्तों, एक्यूट का मतलब जो हाल में बीमारी हो जाती है, यानी कि तुरंत जो भी बीमारी आती है उसको एक्यूट बोलते हैं। पुरानी बीमारी जो भी होती है उसको क्रॉनिक बोलते हैं। रेस्पिरेटरी यानी कि सांस की समस्या, उसमें 22% का है यार, रेस्पिरेटरी में तो सबसे ज़्यादा है ही इसका।
और फर्स्ट रैंक पे है रैंक वाइज यूरोलॉजी में, यानी कि यूरिनरी सिस्टम से जो भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उसमें 14.2%, एंटी इन्फेक्टिव में 6.9, कार्डियक में 5.3 यानी कि दिल की जितनी बीमारियां हैं, गैस्ट्रो में पेट से रिलेटेड संबंधित बीमारियां 2.9%, और एंटी डायबिटिक यानी कि जो भी शुगर में काम आती है दवाई उसमें 0.8% का सिप्ला का रोल है। लगभग सारे ही फील्ड में जितनी बीमारियां होती हैं उसमें सिप्ला फैली हुई है। जो थेरेपी का 2022 का FY25 का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन था उसके बारे में बताया है। रेस्पिरेटरी में 37, एंटी इन्फेक्टिव में 16, कार्डिक में 12, एंटी वायरल में 5, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में 6, यूरोलॉजी में 5, डर्मेटोलॉजिस्ट यानी कि खाज खुजली वाली बीमारियां उसमें 3%, CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो भी बीमारी आती है उसमें 3% का, पेन में 3% का कॉन्ट्रीब्यूशन है, ऑप्टिथेल्मल में 3% का, अदर्स में 7% का कॉन्ट्रीब्यूशन है FY25 में थेरेपी से रिलेटेड। अब API बिजनेस क्या होता है, API की पहले डेफिनेशन देख लेते हैं दोस्तों, आपको आसान रहेगा। API बिजनेस होते क्या है? एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होते क्या है? इंग्रेडिएंट जो भी केमिकल यूज हो रहा है एक ड्रग को बनाने में वही है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। तो चलिए API में देख लेते हैं। कंपनी हैज प्रोड्यूस्ड 200 प्लस जेनरिक एंड कॉम्प्लेक्स API दैट आर सप्लाइड टू 62 कंट्रीज वर्ल्ड वाइड, यानी कि 22 कंट्रियों में ये वर्ल्ड वाइड फैला हुआ है। इट कंटिन्यूज टू बी preferred partner to many large generic pharmaceutical companies. The API business has also made effort to de-risk the supply chain of Cipla's focus API by shifting the indigenous supplies for key starting material, जिसको हम KSM बोलते हैं। यानी कि ये क्या कर रही है, पूरी एक सप्लाई चेन चला रही है जिसके द्वारा सप्लायर्स की मदद से ये ओवरऑल अपना प्रोडक्ट को फैला रही है। और उसकी बता रखा है कि जो अभी प्रोडक्ट पे काम चल रहा है वो इट हैज robust pipeline over 55 plus APIs across the regulated market in various stage of development। तो 75 प्लस इनके जो इंग्रेडिएंट है वो अभी हाल फिलहाल में उन पे काम चल रहा है। तो ये तो बात कंपनी ने बताई कि कंपनी API बिजनेस में यानी कि जो भी ड्रग्स या जो भी केमिकल्स यूज होते हैं पूरे ड्रग को बनाने में उन पर कितना काम चल रहा है। उसके बाद ज्योग्राफिकली कैसे स्प्लिट है, और ये डाटा है 2023 का। ज्योग्राफिकल का मतलब कंट्री वाइज कैसे कैसे कितने रेवेन्यू हो रहा है, कहाँ कहाँ स्प्लिट है। तो इंडिया में कंपनी 43% के हिसाब से फैली हुई है, नॉर्थ अमेरिका में फैली हुई है, सागा में फैली हुई है। उसके बाद EMEU का मतलब जो भी इसकी यूरोपियन कंट्रीज में ये 13% के हिसाब से फैली हुई है, और अदर में 4% के बाद। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज के बारे में जान लेते हैं। द प्रोडक्ट पाइपलाइन ऑफ कंपनी इज ड्रिवन बाय 47 स्टेट ऑफ आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज अक्रॉस 6 कंट्रीज। तो 6 कंट्रियों में और 47 स्टेट्स में इसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, यानी कि इनकी फैक्ट्रीज है जहां पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। पार्टनरशिप की बात कर लें तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो हुई है कंपनी की उसके बारे में डाटा दिया हुआ है। ऑन March 24 द कंपनी एस्टैब्लिश्ड अ पार्टनरशिप विद Sanofi India Limited टू डिस्ट्रीब्यूट एंड प्रमोट Sanofi India सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रोडक्ट रेंज इन इंडिया। तो Sanofi के साथ इनका पार्टनरशिप हुई है जिसमें वो CNS से रिलेटेड, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड अपने प्रोडक्ट्स को इंडिया में फैलाएगी। और एग्रीमेंट में बात क्या हुई है? अंडर द एग्रीमेंट सिप्ला विल मैनेज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 6 CNS ब्रांड फ्रॉम Sanofi इंडिया विच इंक्लूड्स फ्रीसियम, जो इनका सबसे पावरफुल ब्रांड है फ्रेंड्स, उसको प्रमोट करेगी इन दी एंटी एपिलेप्टिक मेडिकेशन सेगमेंट। एंटी एपिलेप्टिक क्या होता है दोस्तों? जब भी दौरा या मिर्गी इसको बोलते हैं, इस कंडीशन में ये जो दवाई है और जो कंपनी है सोनाफाई उसने सिप्ला कंपनी के साथ पार्टनरशिप की है। तो नई नई कंपनीज के साथ नए नए जो बीमारियां हैं उनमें काम कर रही है दोस्तों ये दवाई। एक्विजिशन की स्टडी कर लेते हैं कि 2022 में सिप्ला एंटर्ड इनटू अ डेफिनेटिव एग्रीमेंट फॉर द एक्विजिशन ऑफ 33% ऑफ पार्टनरशिप इंटरेस्ट इन क्लीन मैक्स ओरिगा पावर प्राइवेट लिमिटेड एंड 32.49 स्टेक ऑफ AMP एनर्जी ग्रीन 11 प्राइवेट लिमिटेड फॉर सेटिंग अप रिन्यूएबल पावर जनरेशन प्लांट इन कर्नाटका एंड महाराष्ट्र। तो फ्रेंड्स फार्मास्यूटिकल के साथ साथ अब कंपनी रिन्यूएबल पावर जनरेशन में भी घुस चुकी है, तो अपनी चीजों को और ज्यादा डाइवर्सिफाई करती जा रही है। ज्वाइंट वेंचर हुआ है कंपनी का, उसके बारे में स्टडी कर लेते हैं। द कंपनी एंटर्ड इनटू ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेंट विद केमवल बायोफार्म प्राइवेट लिमिटेड फॉर अंडरटेकिंग द बिजनेस ऑफ डेवलपिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड अदर एल्ड एक्टिविटीज रिलेटिंग टू बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। तो इनके साथ इनका ज्वाइंट वेंचर हुआ है। अब सब्सिडीज कंपनी के बारे में जान लेते हैं। 2 wholly owned step down subsidiaries were voluntary deregistered, dissolved as they were operationally inactive and non-reactive, namely Cipla
बायोटेक साउथ अफ्रीका लिमिटेड, यानी कि इस कंपनी ने अब डी रजिस्टर्ड कर दिया है इन दो छोटी कंपनियों को, जिसमें सबसे पहला नाम है सिप्ला बायोटेक साउथ अफ्रीका लिमिटेड, जो साउथ अफ्रीका की कंपनी थी, और ये डी रजिस्टर्ड होगा 3 फरवरी 2022 को हो चुका है। उसके बाद इनियांगा ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड विद द इफेक्ट फ्रॉम 10 दिसंबर 2021 से इसको भी डी रजिस्टर्ड कर दिया है कंपनी ने, क्योंकि ये कंपनियां इनएक्टिव थी, काम नहीं कर रही थी। तो ये बात भी हमें जाननी जरूरी है दोस्तों कि कौन कौन सी कंपनियों के साथ इसका डी रजिस्टर्ड हुआ है, कौन कौन सी कंपनियों के साथ ये जुड़ी है। इसका पीओसी मॉडल, पीओसी होता क्या है उसको जान लेते हैं। पॉइंट ऑफ केयर, यानी कि इन्होंने एक पूरा मॉडल जनरेट किया था दोस्तों, जिसमें कंपनी क्या कर रही थी, अलग अलग डॉक्टर्स, अलग अलग क्लिनिक्स या अलग अलग नर्सिंग होम के साथ जुड़कर एक पूरा ऐप जनरेट की थी दोस्तों, जिसको इन्होंने सिप पॉइंट का नाम दिया था, और जो लॉन्च हुई थी जनवरी 2023 में। उसके साथ साथ इन्होंने एक और प्रोडक्ट लॉन्च किया था अचीरा, जो अभी डेवलपमेंट में है, एंड उसके साथ नियोडॉक्स भी इन्हीं की मॉडल है फ्रेंड्स। तो 3 मॉडल्स पर ये कंपनी अब काम कर रही है, अलग अलग डॉक्टर्स, क्लिनिक्स एंड नर्सिंग होम के साथ मिलकर। R&D का मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब किस चीज़ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे कितना काम कर रही है, तो फ्रेंड्स कंपनी 5 रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज पर काम कर रही है, जो कि न्यूयॉर्क में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, एंड टोटल टीम ऑफ 1650 साइंटिस्ट की टोटल टीम काम कर रही है। और 2023 में कंपनी ने 1343 करोड़ रुपीस रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्चे थे दोस्तों, क्योंकि फार्मा कंपनी है तो इसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी नए नए ड्रग्स को लाने के लिए, तो इसलिए इतना पैसा कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्चती है। अपने रेवेन्यू का 6% इन्होंने यहीं पे खर्च दिया, और लास्ट 5 साल के एवरेज स्पेंड देखा जाए तो 1140 करोड़ इस कंपनी ने सिर्फ रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च दिया। तो ये करना कंपनी के लिए जरूरी है, यानी कि अगर एक फार्मास्यूटिकल कंपनी और वो रिसर्च ही नहीं कर रही तो वो ग्रो ही नहीं कर पाएगी। तो इसलिए कंपनी अपना जितना रेवेन्यू होता है उसका 6% ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च कर रही है। और ये बहुत अच्छा पॉइंट है दोस्तों, क्योंकि कंपनी नई नई चीज़ों पर रिसर्च कर रही है। नए प्रोडक्ट्स क्या निकाली है कंपनी ने, उसके बारे में देख लेते हैं। द कंपनी हैज लॉन्च 78 न्यू प्रोडक्ट्स इन FY23। 2023 में 78 नए प्रोडक्ट निकाले हैं, 2022 में 93 नए प्रोडक्ट निकाले थे, 2021 में 81 नए प्रोडक्ट्स निकाले थे। आउट ऑफ दीज 78, यानी कि इन 78 में से 27 तो एमर्जिंग मार्केट में लॉन्च हो चुके हैं, और 20 यूरोप में लॉन्च हो चुके हैं, 12 इंडिया में लॉन्च हो चुके हैं। 303 पेटेंट आर ग्रांटेड सिप्ला टिल FY23, यानी कि 303 पेटेंट सिप्ला ग्रांट हो चुके हैं FY23 के डाटा के अकॉर्डिंग। FY24 में कंपनी ने 30 नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर दिया है। अब कंज्यूमर बिजनेस में कंपनी किस तरीके से काम कर रही है उसमें देख लेते हैं, और डाटा है FY25 का, डाटा है फ्रेंड्स FY22 का। दी कंज्यूमर बिजनेस कंटिन्यू टू ड्राइव दी इलनेस टू वेलनेस थीम पर काम कर रही है, लेड बाय ब्रांड बिल्डिंग इनिशिएटिव। उसमें कंपनी किस तरीके से कंज्यूमर से रीच हो रही है। रिटेलर इनके पास है 500 के इनके पास रिटेलर हैं, ग्रोसर्स एंड अदर्स 40 के प्लस इनके पास ग्रोसर्स एंड अदर्स हैं। मॉडर्न ट्रेड्स के लिए इनके पास 700 प्लस बंदे हैं। ई कॉमर्स के लिए इनके पास 9 प्लस कंज्यूमर रीच है, यानी कि लगातार दुनिया से ये कंपनी कनेक्ट हो रही है, और बहुत सारे अलग अलग उसमें बहुत बढ़िया इनके पास कंज्यूमर रीच भी है। उसके बाद बात करते हैं द कंपनीज एंकर ब्रांड, जो भी लेटेस्ट ब्रांड है इसका, यानी कि निकोटेक्स एंड कॉफ्सिल्स कंटिन्यू टू मेंटेन अ स्ट्रॉन्ग मार्केट पोजीशन इन देयर रिस्पेक्टिव कैटेगरी इन 2022। तो 2022 के डाटा के अकॉर्डिंग निकोटेक्स और कॉफ्सिल्स इनका वो ब्रांड है जो सबसे बढ़िया स्ट्रॉन्ग मार्केट पोजीशन बनाए हुए हैं। न्यू स्ट्रीम्स में भी कंपनी काम कर रही है। दी कंपनी इज वर्किंग ऑन सेल एंड जीन थेरेपी, जिसको जीनोमिक्स, ओलिगो न्यूक्लियोसाइड्स, mRNAs एंड स्टीम सेल थेरेपी जो आजकल लेटेस्ट चल रही है दोस्तों, उसमें भी कंपनी काम कर रही है। तो जो यानी कि कंपनी कुछ भी नहीं छोड़ रही है फ्रेंड्स, लेटेस्ट चीज़ों में भी काम कर रही है, अपने प्रोडक्ट्स को भी बढ़ा रही है, कंज्यूमर रीच भी बढ़ा रही है, ऐप के द्वारा भी दुनिया से जुड़ना चाह रही है। तो ये सिर्फ यानी कि हमने क्या पढ़ा दोस्तों, सिर्फ मोटा मोटा जानकारी अगर हमने पढ़ी तो हमें क्या पता लगा कि सिप्ला एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है, जो इंडियन मार्केट में एज वेल एज फॉरेन मार्केट में इसकी काफ़ी अच्छी लीड है, यानी कि डिमांड है, और साथ में एक अच्छा मार्केट इन्होंने कैप्चर कर रखा है। तो कंपनी कहीं भी जाने वाली नहीं है, फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ये बात हमने पता कर ली। अब इसके फोकस को भी एक बार स्टडी कर लेते हैं। द कंपनी इज एक्सपेक्टिंग ऑफ ग्रोथ ऑफ 20% टिल 2030 तक, यानी कि 20% और ज़्यादा ग्रो करने की अनुमान है कंपनी का 2030 तक का। एंड एम टू बी द सेकंड लार्जेस्ट फार्मा कंपनी इन RX मार्केट, जो इस टाइम थर्ड लार्जेस्ट फार्मा कंपनी है, उसका एम है कि हम सेकंड लार्जेस्ट फार्मा कंपनी बन जाए RX मार्केट में। इट्स एम
टू बी द लार्जेस्ट इन सागा एंड सेकंड लार्जेस्ट इन नॉर्थ अमेरिका। सागा का मतलब साउथ अफ्रीका की साइड में, ये लार्जेस्ट बनना चाहते हैं फार्मा कंपनी एंड सेकंड लार्जेस्ट बनना चाहते हैं नाउ नॉर्थ अमेरिका में। तो फ्रेंड्स कंपनी अभी भी रुकने वाली नहीं है। कंपनी का इतना सा डाटा हमने स्टडी किया और हमें पता लग गया कंपनी फंडामेंटल तो स्ट्रॉन्ग है ही, साथ में हर लेटेस्ट चीज पे कंपनी काम कर रही है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए कंपनी पैसा खर्च रही है और 2030 में 20% और ज्यादा ग्रो करने चाह रही है कंपनी। तो यहीं से, सिर्फ यहीं से दोस्तों हमें पता लग जाता है कि कंपनी रुकने वाली नहीं है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, सब कुछ अच्छा है उस हिसाब से। बट ये डाटा है हमारा 7 महीने 2 हफ्ते पहले का। तो लेटेस्ट डाटा कहाँ मिलेगा? लेटेस्ट डाटा मिलेगा दोस्तों हमें इसकी, यहाँ पर देखिए, इसको तो बंद कर दीजिए, सबसे नीचे जाना है हमें कॉन कॉल में। ये आ गया हमारा कॉन कॉल का मतलब कॉन्फ्रेंस कॉल। कॉन्फ्रेंस कॉल में जो लेटेस्ट कॉन्फ्रेंस कॉल हुई है नवंबर 2024 में, उसकी हम पीपीटी को स्टडी करेंगे फ्रेंड्स। उसकी पीपीटी पे जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे सामने उसकी पूरी प्रेजेंटेशन खुल जाती है दोस्तों। ये देखिए, सिप्ला इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन आ गई है सेकंड क्वार्टर की FY25 की, और डेट भी बताई है 29/10/2024 को ये प्रेजेंटेशन यहाँ पर डाली गई है। तो फ्रेंड्स ये है जहां से हमें इसका बिल्कुल लेटेस्ट डाटा पता लग जाएगा और कंपनी किन किन फील्ड में और ज्यादा घुस रही है, यानी कि यहाँ से हमें और डीप नॉलेज मिल जाएगी सिप्ला कंपनी की। तो हम इसको स्टडी करेंगे फ्रेंड्स, ओवरऑल इसको समझेंगे कि क्या क्या इसमें टर्म्स हैं, क्या कंपनी ग्रोथ करे, यानी कि एक एक चीज इसमें बताई होगी एंड इसमें नंबर वाइज भी कंपनी को बताया होगा दोस्तों। आगे आने वाली फ्यूचर में कंपनी क्या काम कर रही है उसके बारे में भी इसकी जानकारी दी होगी। तो इसको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है फ्रेंड्स, इतना ज्यादा जरूरी है कि अगर आपको इसको नहीं पढ़ेंगे तो आप फिर इतने कॉन्फिडेंस नहीं हो सकते अपने पैसे को लगाने में। क्योंकि अगर हमने एक कंपनी के फंडामेंटल्स को स्टडी कर लिया तो उसके बाद हम कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, हम बेचिंत होकर अपना पैसा, यानी कि 10 से 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख तक हम इसमें पैसा लगा सकते हैं, क्योंकि हमने कंपनी को स्टडी किया हुआ है। ये बात एक छोटे इन्वेस्टर से लेकर एक बहुत बड़े इन्वेस्टर तक को लागू होती है कि कंपनी की स्टडी करना, और यही वो तरीके हैं जैसे कंपनी की स्टडी की जा सकती है। इन सबको स्टडी करने के बाद हम चलेंगे इसके रेशोज पर, यानी कि इसके पीई रेशो, फिर हम इसके पीयर कंपैरिजन करेंगे, यानी कि अदर कंपनीज अच्छी कर रही हैं या अदर कंपनीज अभी अंडर वैल्यू है या ओवर वैल्यूड है, या हमारी सिप्ला भी अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। इस तरीके से हम अदर कंपनीज से फिर पीयर कंपैरिजन करेंगे। उसके बाद हम प्रमोटर होल्डिंग देखेंगे, क्योंकि वो भी देखना बहुत जरूरी है। अगर प्रमोटर लगातार अपना माल छोड़ रहे हैं और FIS-DI माल नहीं खरीद रहे, यानी कि सिर्फ पब्लिक बढ़ती जा रही है, तो ये एक चिंता का विषय है। तो ये ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो चलिए अब हम इसकी पीपीटी को स्टेप बाय स्टेप स्टडी करेंगे दोस्तों, जिससे हमें और ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा और लगभग सारा डाटा हमें कंपनी का यहाँ से मिल जाएगा। इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन की बात करें तो फ्रेंड्स इसमें आपको सेकंड क्वार्टर का FY25 का पूरा डाटा मिलने वाला है, पूरा लेटेस्ट डाटा। एंड डेट की बात करें तो 29/10/2024 में ये पीपीटी अपलोड की गई थी फ्रेंड्स कंपनी के द्वारा। तो चलिए इसके अब हम हाइलाइट्स को स्टडी करते हैं, इसमें एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स इस पीपीटी से ही हमें कंपनी का ओवरऑल पता लग जाएगा, कंपनी किन नए प्रोडक्ट्स में काम कर रही है, कितना रेवेन्यू क्रिएट कर रही है, क्वार्टरली वाइज अगर कंपेयर करें तो कंपनी अच्छा कर रही है या बेकार कर रही है। अपवर्ड ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी ट्रैजेक्टिंग सस्टेन। तो प्रॉफिटेबिलिटी को देख लेते हैं एक बार कि कंपनी किस तरीके से इस क्वार्टर में ग्रो कर रही है। तो रेवेन्यू की बात करें फ्रेंड्स, रेवेन्यू होता क्या है? जो भी नेट इनकम कंपनी अपने कोर बिजनेस से क्रिएट करती है वही है रेवेन्यू। तो इसका कोर बिजनेस क्या है दोस्तों? फार्मास्यूटिकल बिजनेस। तो उससे अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो इंडियन रुपीस में रेवेन्यू दिया गया है दोस्तों 7051 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी जनरेट कर रही है। एंड अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस देखें तो 9% का रेवेन्यू दोस्तों कंपनी ने जनरेट किया है। उसके बाद बात की है इबिटिडा की। इबिटिडा होता क्या है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। ये सब क्या है हम वैसे पढ़ चुके हैं, फिर भी आप लोगों को दोबारा से बता देता हूँ दोस्तों, जो हमारे न्यू व्यूअर्स होंगे वो चीजों को इजीली समझ सके, तो हम हर छोटी से छोटी चीज को भी डिस्कस करेंगे। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। इंटरेस्ट से पहले जो अर्निंग कंपनी की आई, टैक्सेस देने से पहले जो अर्निंग आई। डेप्रिसिएशन क्या होता है? जो भी कंपनी के पास असेट है, मान लीजिए कंपनी ने एक ट्रक खरीदा या कंपनी ने एक पूरा प्लांट लगाया दोस्तों, उसके लिए जमीन खरीदी, उसके लिए कुछ मशीनरी लाई, कुछ केमिकल्स लाए। तो जो मशीनरी खरीदी है दोस्तों उसकी वैल्यू समय के साथ साथ घटती रहेगी। मान लीजिए 50 लाख की मशीन थी तो वो कुछ समय बाद 50 लाख की नहीं बिकेगी, वो बिकेगी 20 से 25 लाख रुपए की। तो उसकी वैल्यू का जो भी लॉस हुआ है, यानी कि कंपनी के पास जो भी असेट है उसकी वैल्यू का जो भी लॉस होता है उसे ही डेप्रिसिएशन बोलते हैं। एंड अमोर्टाइजेशन क्या होता है? मान लीजिए कंपनी को नया प्रोजेक्ट लगाना है तो उसके लिए कंपनी ने क्या किया? लोन ले लिया। अब लोन लिया है तो किस्तें भरनी पड़ेगी। तो फ्रेंड जो कंपनी की जेब से किस्तों के रूप में पैसा जा रहा है वही है अमोर्टाइजेशन। दोनों बातें आपको समझ आई होंगी। तो अगर
EBITDA के हिसाब से देखें तो 1886 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया है। उसमें भी अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस देखें तो 12% की ग्रोथ मिली है दोस्तों, एंड अगर पॉइंट बेसिस देखें तो 70 बेसिस पॉइंट की हमें ग्रोथ इसमें देखने को मिली है। अब आ गया है पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को पैट कहते हैं दोस्तों। सारे प्रॉफिट कट उठाने के बाद जो कंपनी के पास प्रॉफिट आता है वही है पैट। उसकी अगर हम डाटा को देखें तो 1303 करोड़ का कंपनी को प्रॉफिट हुआ है। अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस देखें तो 17% के हिसाब से कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, एंड अगर पॉइंट्स के हिसाब से देखें तो 130 बेसिस पॉइंट के हिसाब से कंपनी ने प्रॉफिट की कमाया है। तो दोस्तों रेवेन्यू भी बढ़ के आया है, EBITDA भी बढ़ के आया है, प्रॉफिट भी बढ़ के आया है। अब बिजनेस परफॉर्मेंस स्नैपशॉट, यानी कि बिजनेस ज्योग्राफिकली कैसे परफॉर्म कर रहा है उसका पूरा स्नैपशॉट कंपनी ने दिया है। तो सेकंड क्वार्टर में FY25 में बिजनेस किस प्रकार से अलग अलग कंट्रीज में ग्रो किया है। तो अगर इंडिया की बात करें तो 2948 करोड़ का इंडिया में बिजनेस आया है फ्रेंड सेकंड क्वार्टर में। और अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करें इसी क्वार्टर से पिछले साल के ईयर से तो 5% बढ़ के आया है दोस्तों। उसमें भी जो क्रॉनिक मिक्स इंप्रूव है वो 61.5% के हिसाब से इंप्रूव हुआ है। एंड CHL का मतलब है कंज्यूमर हेल्थ लिमिटेड जो भी बिल्डिंग हुई है ऑन इट्स ग्रोथ स्टोरी। ये तो हो गया इंडिया का। अब बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका में इसका बिजनेस कितना ग्रो किया है। तो फ्रेंड्स नॉर्थ अमेरिका में $237 मिलियन का बिजनेस ग्रो किया है, एंड अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करें तो 4% की ग्रोथ देखने को मिली है, और 4 नए ड्रग्स को अप्रूवल मिली है इसी क्वार्टर में। तो देखिए दोस्तों कितनी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ से इसकी पीपीटी को पढ़ने से मिलती है, यानी कि नॉर्थ अमेरिका में 4 नए ड्रग को अप्रूवल मिल गया है। इंडिया में भी अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हुआ है। साउथ अफ्रीका की बात करें तो साउथ अफ्रीका में ईयर ऑन ईयर बेसिस 12% की ग्रोथ हुई है, एंड 1431 मिलियन जार, क्योंकि साउथ अफ्रीका में ZAR करेंसी चलती है दोस्तों, उनके हिसाब से इतने मिलियन जार इंप्रूव हुए, इतना डॉलर उनके पास रेवेन्यू आया है। एंड सेकंड रैंक बन गई है ओवरऑल साउथ अफ्रीका प्राइवेट मार्केट में। तो दोस्तों कंपनी एक ब्रांड लगातार बनती जा रही है, एंड उसमें भी फर्स्ट या सेकंड रैंक पे काम कर रही है। तो फ्रेंड्स आप समझ सकते हैं कि कंपनी कितनी स्टेबल है फंडामेंटली भी, एंड रेवेन्यू भी कंपनी का बहुत अच्छा निकल के आ रहा है। हर कंट्री से इतना अच्छा रेवेन्यू आ रहा है। इमर्जिंग मार्केट एंड यूरोपियन मार्केट से देख लें तो 96 मिलियन का रेवेन्यू आया है। उसमें भी ईयर ऑन ईयर बेसिस की ग्रोथ देखें तो 18% के हिसाब से कंपनी ग्रो कर रही है। स्ट्रॉन्ग सेकेंडली टर्न अराउंड इन DTM मार्केट। DTM मार्केट क्या होता है? डायरेक्ट टू मार्केट में इन्होंने स्ट्रॉन्गली टर्न अराउंड दिखाया है। तो फ्रेंड्स यूरोपियन मार्केट ले लीजिए, साउथ अफ्रीका की मार्केट ले लीजिए, नॉर्थ अफ्रीका की मार्केट ले लीजिए, इंडिया ले लीजिए, हर जगह कंपनी अच्छी ग्रोथ दिखा रही है। तो इससे क्या साबित होता है फ्रेंड्स कि इनके प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, बहुत शानदार प्रोडक्ट है। क्योंकि जब किसी कंपनी का प्रोडक्ट है तभी उसका प्रोडक्ट बिकता है, एंड तभी उसकी चीजें ग्रो करती हैं। तो फ्रेंड्स ये फार्मा कंपनी है, अगर इनका प्रोडक्ट ही खराब हो गया या इनके ड्रग में ही कोई दिक्कत आ गई तो सेल्स बहुत ज्यादा डाउन हो जाती है। तो ये वाली कंपनी यानी कि हमारी जो सिप्ला कंपनी है वो ओवरऑल एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रही है। अब बात कर लेते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की सेकंड क्वार्टर के FY25 की। तो फ्रेंड्स उसमें भी 2 पॉइंट दिए हुए हैं। रेवेन्यू इन्होंने अलग अलग कंट्रीज वाइज रेवेन्यू का ब्रेकअप दिया है, EBITDA का ब्रेकअप दिया है अलग अलग कंट्री वाइज, तो उसको भी देख लेते हैं। सबसे ज्यादा जो स्टेम सिप्ला कंपनी रेवेन्यू क्रिएट कर रही है वो इंडिया से ही है 42% का, फिर नॉर्थ अमेरिका से है 28% का, फिर 1 अफ्रीका से है, उसके बाद यूरोपियन कंट्रीज से है, उसके बाद API से है, उसके बाद अदर्स से है। API क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। API की फुल फॉर्म पे चलते हैं दोस्तों, आपको इजीली समझ आएगी चीजें। API का बेसिक मतलब है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, यानी कि जो भी ड्रग्स या जो भी केमिकल यूज होते हैं एक मेडिसिन को बनाने के लिए, उसमें कंपनी किस तरीके से काम कर रही है। तो रेवेन्यू ओवरऑल देखें तो 7051 करोड़ का सेकंड क्वार्टर में कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया है। EBITDA को देखें, ओवरऑल देखें तो दोस्तों 1886 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया है। Q2 FY25 में देखें सेकंड क्वार्टर के कंसोलिडेटेड फिगर दोस्तों इन्होंने दिए हैं। कंसोलिडेटेड फिगर का मतलब एक ओवरऑल यानी कि हर कंट्री का ओवरऑल फिगर मिलाने के बाद जो रिजल्ट आता है, एक होता है स्टैंड अलोन, एक होता है कंसोलिडेटेड। ये बात हम पहली वीडियोस में अपनी कर चुके हैं, बट जो नए व्यूअर्स हैं हमारे उनके लिए बता दूं, स्टैंड अलोन का मतलब जो कंपनी का कोर बिजनेस है सिर्फ उसका डाटा। बट अगर हम कंसोलिडेटेड डाटा की बात कर रहे हैं यानी कि कंपनी का सारा जितना भी
रेवेन्यू कंपनी क्रिएट कर रही है हर जगह से, क्योंकि अब ये कंपनी एनर्जी सेक्टर में भी घुस चुकी है, तो वहां से भी जो डाटा आ रहा होगा यानी कि जो पैसा आ रहा होगा वो कंसोलिडेटेड फिगर्स में इंक्लूड किया जाए। तो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जो जितने भी ऑपरेशन कंपनी के हो रहे हैं उससे टोटल जो रेवेन्यू निकल के आ रहा है वो आ रहा है 7051 करोड़ का, जो अगर हम सेकंड क्वार्टर के FY25 में देखें तो 8.6% की उसमें ग्रोथ नजर आई है। EBITDA की बात करें, जो कि हम डेफिनेशन समझ चुके हैं, उसमें 11.6% की ग्रोथ देखने को मिली है। परसेंटेज वाइज देखें तो 26.7% EBITDA ग्रोथ किया है पैसों के हिसाब से, पॉइंट्स के हिसाब से देखें दोस्तों तो 70 बेसिस पॉइंट EBITDA ग्रोथ किया है। पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1303 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है कंपनी को, 16.9% का। अगर हम इससे FY24 से कंपेयर करें दोस्तों तो 16.9% का हुआ है। एंड परसेंटेज वाइज देखें तो 18.5% की ग्रोथ कंपनी ने दिखाई है सेकंड क्वार्टर के FY25 में। अगर हम पॉइंट्स के हिसाब से देखें तो 30 बेसिस पॉइंट की कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है। तो रेवेन्यू भी बढ़ के आया है, EBITDA भी बढ़ के आया है, पैट भी बढ़ के आया है। ये है R&D। तो R&D का मतलब क्या होता है दोस्तों? रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो 5.5% का रेवेन्यू कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे लगा रही है। और अगर हम ईयर एंड ईयर वाइज कंपेयर करें ग्रोथ को तो 2% की ग्रोथ कंपनी यहाँ भी दिखा रही है, क्योंकि ये फार्मास्यूटिकल कंपनी है दोस्तों, इसके लिए रिसर्च करना ही बहुत जरूरी है। नए नए ड्रग्स की रिसर्च करना, अगर ये रिसर्च ही करना बंद कर देगी तो ये कंपनी ग्रो कर ही नहीं सकती। इसलिए ये कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा पैसा खर्चती है और ये इनके लिए बेनिफिशियल भी होता है। तो ये दिखाई हुई है दोस्तों, बैलेंस शीट की स्ट्रेंथ दिखाई हुई है। सितंबर 2024 की नेट डेप्थ की, अगर टोटल डेप्थ की बात करें तो इस टाइम है 461 करोड़। अब कैश बैलेंस जो कंपनी के हाथ में अभी कैश है वो है 8412 करोड़ का। कैश बैलेंस होता क्या है दोस्तों? ये देखिए फिफ्थ पॉइंट में बताया हुआ है, यानी कि कंपनी ने अपने सारे बेसिक डिटेल को यहाँ पर भी दिया होता है। यहाँ पर फिफ्थ लिखा है ऊपर, तो इसका फिफ्थ पॉइंट में जाएंगे। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इंक्लूड करंट इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड डिपॉजिट, मार्जिन डिपॉजिट एंड एक्सक्लूडिंग अनक्लेम्ड डिविडेंड बैलेंस। इसका मतलब क्या होता है? इसके मतलब को समझने के लिए इसकी एक बार हम डेफिनेशन पे चलते हैं दोस्तों। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है कि कंपनी के पास ऐसी असेट हो या कैश हो जिसको हम एक मतलब बहुत जल्दी से कैश में कन्वर्ट कर ले, ऐसे असेट पड़े हो वो उसके कैश में ही गिने जाते हैं, यानी कि वो एकदम पैसों में बदल जाएंगे। कोई चीज है मान लीजिए तो कंपनी उसको बेच के तुरंत उसको पैसे ले सकती है। तो ऐसी चीजें, ऐसे असेट कंपनी के जो तुरंत कैश में बदल जाएंगे वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बराबर होंगे दोस्तों। उसी की बात की है। नेट कैश कितना पड़ा है कंपनी के पास? 7950 करोड़ का नेट कैश कंपनी के पास अभी पड़ा है। तो अच्छा खासा कैश भी पड़ा है। डेप्थ बहुत कम है अगर कैश के हिसाब से देखें तो डेप्थ फ्री कंपनी मानी जा रही है दोस्तों। तो अब बात कर लेते हैं कि ड्राइविंग लॉन्ग टर्म ग्रोथ विद लेगेसी ऑफ सस्टेनेबिलिटी। अगर हम इसकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ का डाटा देखें तो उसकी बात कर लेते हैं दोस्तों। अगर इंडिया के रेवेन्यू की बात करें, सिर्फ इंडिया की, तो TTM का मतलब दोस्तों ट्रेलिंग 12 मंथ्स, यानी कि पूरे 12 महीने का डाटा सितंबर 2021 का, उसमें कंपनी का जो रेवेन्यू था वो था 8166 करोड़ का। अब 2024 की बात करें तो वो बढ़ के हो चुका है 11,123 करोड़ का। तो अगर हम CAGR को देखें, यानी कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट को देखें दोस्तों, वो 11% के हिसाब से बढ़ के आ रही है। तो यानी कि अगर आपने 2021 में कंपनी में पैसा लगाया होता तो 11% के हिसाब से आपका पैसा कंपाउंड होता रहता। एंड दोस्तों ये बहुत अच्छी ग्रोथ मानी जाती है, क्योंकि ये लार्ज कैप कंपनी है दोस्तों, इसलिए ये आपको 50 से 60% का रिटर्न तो देगी नहीं, बट ये इतनी स्टेबल है, यानी कि ये सारी PPT हमें ये बता रही है कंपनी इतनी स्टेबल है कि आपका पैसा डूबेगा नहीं, भले ही मार्केट में कोई भी आपदा आ जाए। तो ऐसी कंपनियों में हमेशा थोड़ा बहुत अपना पैसा लगा के रखना चाहिए दोस्तों, क्योंकि आपको ये एक स्टेबल कंपाउंडिंग आपके पैसों को करके देती रहेगी। अब अगर हम बात करें RX मार्केट का जो रेवेन्यू है, RX क्या है हमने बात करनी थी दोस्तों। RX वो ड्रग्स हैं जो जिसके पास, यानी कि कंपनी के पास उनकी लीगल अथॉरिटी होती है, वो एक ब्रांडेड ड्रग्स माने जाते हैं, वही है इंडिया RX रेवेन्यू। यानी कि RX ड्रग्स से जो रेवेन्यू आ रहा है वो 2021 की बात करें तो 6148 करोड़ था। एंड अब की बात करें तो वो बढ़कर हो चुका है 8505 करोड़ का। इसके अकॉर्डिंग भी आपको 11% का CAGR मिल रहा है। तो फ्रेंड्स कंपनी ओवरऑल ही बहुत अच्छा कर रही है। अगर हम बैकग्राउंड से देखें, यानी कि 2021 से देखें तब भी अच्छा कर रही है, एंड अभी क्वार्टरली वाइज देखें तब भी कंपनी अच्छा कर रही है। अब ब्रांडेड प्रिस्क्रिप्शन के बारे में बताया कंपनी ने कि ये किस तरीके से ग्रोथ कर रहे हैं।
प्रिस्क्रिप्शन के मामले में सिप्ला मेंटेन सेकंड रैंक इन ओवरऑल क्रोनिक विद इंप्रूव्ड क्रोनिक मिक्स ऑफ 61.5% था। तो सिप्ला ने अपनी सेकंड रैंक को मेंटेन किया हुआ है। क्रोनिक इलनेस वो होती है दोस्तों जो पुरानी बीमारी होती है जिनमें बहुत लंबे समय तक दवाइयां चलती है, तो वही उन बीमारियों में अगर बात करें तो सिप्ला सेकंड रैंक पे है। सेकंड बात की है, 2 बिग लॉन्चेस हुए हैं ड्यूरिंग द क्वार्टर, यानी कि इस क्वार्टर में 2 नई दवाइयां भी कंपनी ने लॉन्च की है, जिसमें नाम है वोलोप्राज़ान एंड सिपमेंट। तो ये 2 नए लॉन्च भी किए हैं कंपनी ने इसी क्वार्टर में। अब कंपनी थेरेपी फील्ड में भी घुस चुकी है दोस्तों। तो क्रोनिक थेरेपी ऑफ रेस्पिरेटरी, कार्डिक यानी कि दिल की बीमारियां, सांस की बीमारियां, यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड बीमारियां, आउटपेसिंग दी मार्केट ग्रोथ। तो इस थेरेपी सेक्टर में भी कंपनी बहुत अच्छा कर रही है। अब जेनरिक मेडिसिन में कंपनी ने क्या सक्सेस पाई है उसकी डाटा दिया गया है। सक्सेसफुली implemented the change in distribution model with business coming closer to the channel, यानी कि जो भी इनका डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल था उसमें कंपनी इंप्लीमेंट कर चुकी है एंड वो सक्सेस रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम है दोस्तों डिस्ट्रीब्यूट करना। ये फार्मा कंपनी है, तो अगर इनका डिस्ट्रीब्यूशन ही अच्छा नहीं होगा तो कस्टमर के पास, यानी कि कस्टमर कौन है, पेशेंट इनके सबसे ज्यादा कस्टमर है, तो कस्टमर के पास अच्छी तरीके से मेडिसिन पहुंचेगी ही नहीं। अगर मेडिसिन पहुंची नहीं तो कस्टमर को कंपनी बदलनी पड़ेगी। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दोस्तों। तो डिस्ट्रीब्यूशन को इन्होंने पूरा मॉडल बदल दिया है और वो सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर दिया है। सेकंड पॉइंट में बात बताई गई है 2 ब्रांड्स विद टीटीएम रेवेन्यू। टीटीएम क्या है, ट्रेलिंग 12 मंथ का जो रेवेन्यू है 2 ब्रांड से ही वो इस साल का ही 100 करोड़ से ऊपर का आने वाला है दोस्तों। एंड 5 ब्रांड ऐसे हैं जिनका रेवेन्यू 50 से 100 करोड़ के बीच में रहने वाला है इस साल के अंदर अंदर ही। तो फ्रेंड्स कंपनी रुकने वाली नहीं है, कंपनी बहुत तेज ग्रो कर रही है। 9 न्यू लॉन्चेस इन H1 का मतलब फर्स्ट हाफ ऑफ FY25 फाइनेंशियल ईयर 2025 के पहले हाफ में ही कंपनी ने नए 9 अलग लॉन्चेस कर दिए हैं। कंज्यूमर हेल्थ के हिसाब से कंपनी ने क्या क्या अचीवमेंट पाए हैं उसकी बात की गई है। डिलीवर्ड अ रोबस्ट डबल डिजिट ग्रोथ विद एंकर एंड ट्रांजिशन ब्रांड कंटिन्यूइंग टू ग्रो बिगर। तो अपने ब्रांड को और ज्यादा बढ़ाती जा रही है एंड डबल डिजिट ग्रोथ ये कंपनी पेश कर रही है। उसके साथ साथ कंपनी ने बताया कि EBITDA को इन्होंने सस्टेन रखा है, ट्रेजेक्टरी इन द रेंज ऑफ 15% की रेंज के आसपास इन्होंने EBITDA अपना सस्टेन रखा है। उसके बाद कंपनी के जो टॉप मोस्ट प्रोडक्ट है उनकी बात की है। निकोटेक्स इनका टॉप मोस्ट प्रोडक्ट है, ओमनीजेल इनका टॉप मोस्ट प्रोडक्ट है एंड सिप्लाडिन इस टाइम नंबर 1 चल रहे हैं पूरी मार्केट में दोस्तों। तो 3 प्रोडक्ट इस टाइम पूरी मार्केट में नंबर 1 पर है सिप्ला कंपनी के। तो फ्रेंड्स कंपनी ने नए प्रोडक्ट भी लॉन्च कर दिए हैं, 3 प्रोडक्ट बिल्कुल नंबर 1 पे चल रहे हैं। सस्टेन EBITDA कंपनी का चल रहा है, क्रोनिक बीमारियों में सेकंड रैंक पे है कंपनी। 2 नए ब्रांड ऐसे लॉन्च कर दिए जिसमें 100 से ज्यादा करोड़ का टर्नओवर आ जाएगा, इसी साल का रेवेन्यू आ जाएगा। तो फ्रेंड्स कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है, ये हमें इस पीपीटी से पता लगता है। तो ये पीपीटी पढ़नी बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, एंड इसीलिए हम इस पूरी सीरीज में फंडामेंटली भी एज वेल एज उसके चार्ट पैटर्न को भी डीपली स्टडी करेंगे दोस्तों, जिससे कि हमें बिल्कुल भी डाउट ना हो कि हमारा पैसा गलत जगह ना लगा हो। इसके बाद बात कर लेते हैं कि कंपनी ने इसके बाद क्या चीजें पेश की हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि इंडियन ब्रांड प्रिस्क्रिप्शन प्रोग्रेसिंग ऑन आवर जर्नी बाय फोकस्ड अप्रोच। तो ब्रांड के अकॉर्डिंग कैसे मार्केट ग्रोथ कर रही है, यानी कि मार्केट ग्रोथ इन्होंने दिखाई है ऑरेंज में एंड सिप्ला की ग्रोथ इन्होंने दिखाई है ब्लू में। तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स में सिप्ला मार्केट से 8.1% के हिसाब से, यानी कि 15.3% के हिसाब से कंपनी ग्रोथ कर रही है मार्केट ग्रोथ के अकॉर्डिंग। यानी कि मार्केट ग्रोथ का मतलब क्या है, जो भी इसके पीयर कंपैरिजन है उनकी ग्रोथ और सिप्ला कंपनी ग्रोथ रेस्पिरेटरी फील्ड में ज्यादा है। कितनी ज्यादा है, 15.3% ज्यादा है। एंटी इन्फेक्टिव में 9% ज्यादा है। यूरोलॉजी फील्ड में 15.5 है, पहले 13.3% में थी। अब कार्डियक में 11.5% ज्यादा है। ये है लेटेस्ट फार्मर्स कंपनी बाय वॉल्यूम इन यूनिट्स इन IPM इंडियन फार्मास्यूटिकल मार्केट के अकॉर्डिंग जो लेटेस्ट फार्मा की वॉल्यूम है ये डाटा उसको शो करता है दोस्तों। इसमें क्या समझ आया कि 33% हायर यूनिट देन
नंबर सेकंड प्लेयर इन इंडियन फार्मास्यूटिकल मार्केट में 33% के हिसाब से कंपनी ग्रो कर रही है। ओनली प्लेयर विद 2 बिलियन प्लस यूनिट सेल्स इन द इंडियन फार्मास्यूटिकल मार्केट, यानी कि सिप्ला सिंगल ऐसी प्लेयर है जिसके 2 बिलियन प्लस यूनिट सेल होते हैं इंडियन फार्मास्यूटिकल मार्केट में। अब कुछ की मार्केट हाइलाइट्स कंपनी ने दिखाई है, उसको स्टडी कर लेते हैं। तो पहली बात मैं बताया है, बिगेस्ट ब्रांड इन इंडियन फार्मास्यूटिकल मार्केट में सबसे बड़ा ब्रांड ही सिप्ला बनती जा रही है। जो टॉप 300 कंपनियां हैं उसमें सेकंड 21 रैंक पे है हमारी सिप्ला, और इंडियन मार्केट ब्रांड विद रेवेन्यू ऑफ 100 करोड़ वो है 25 ब्रांड्स सिप्ला के हैं, और उसमें भी 6 थेरेपीज विद इंडियन फार्मास्यूटिकल मार्केट टॉप 5th रैंक है थेरेपीज में। तो लगभग हर फील्ड में अच्छा कर रही है हमारी सिप्ला। अब ग्लोबल कंज्यूमर वेलनेस फ्रेंचाइजीज डेमोन्स्ट्रेटिंग प्रमोशन आउटकम्स, तो सिप्ला के अंडर कौन कौन सी फ्रेंचाइजीज की मेडिसिन आती है वो बात कर लेते हैं। ओमनीजेल तो इसका सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है ही दोस्तों। ओआरएस भी आता है, निकोटिन आता है, सिप्लाडिन आता है, कॉप्सिल्स आता है, ये तो बहुत फेमस ब्रांड है, इनकी तो एड हम हमेशा सुनते ही रहते हैं दोस्तों। कोरेक्स आता है, ब्रोंकोल आता है, सिप्लैक्टिन आता है, एक्यूरेट आता है, अस्थावेंट आता है जो भी रेस्पिरेटरी इनहेलर है। तो इसमें कंपनी बहुत अच्छा कर रही है। साउथ अफ्रीका के रेवेन्यू वाइज देखें तो सब में ही रेवेन्यू काफी अच्छा आया है दोस्तों। टोटल रेवेन्यू जो साउथ अफ्रीका से आया है वो है 830 मिलियन जार का। अब बात कर लेते हैं कि नॉर्थ अमेरिका में कैसा रेवेन्यू कंपनी दिखा रही है, एंड उन्होंने ओवरऑल चार्ट दिखा दिया है सेकंड FY23 के फर्स्ट क्वार्टर से लेकर FY25 के सेकंड क्वार्टर तक। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस देखिए दोस्तों, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, थोड़ा बहुत घटा बढ़ा, बट ओवरऑल कंपनी अच्छा प्रदर्शन दिखा रही है नॉर्थ अमेरिका के हिसाब से। इन्होंने कुछ की बिजनेस हाइलाइट्स भी पेश किए हैं, उनको देख लेते हैं। फोर न्यू जेनरिक ड्रग अप्रूवल मिला है इनको इस क्वार्टर में ही, जिसमें कैल्सीटोनिन सैल्मन इंजेक्टेबल पहला प्रोडक्ट है। सेकंड है डाई हाइड्रो एडिगोटामाइन मिसाइलेट इंजेक्टेबल। उसके बाद है निकार्डेपिन हाइड्रोक्लोराइड, एंड लास्ट प्रोडक्ट है हाइड्रोकोटाइजोन लिम्फाइजेट्स इंजेक्शन। तो ये 4 नए ड्रग कंपनी ने अप्रूवल इनको मिल गया है, यानी कि कंपनी को अप्रूवल मिल गया है। उसके बाद कुछ फ्रेंचाइजीज की बात की है। lenalidomide franchises consist of 505(b)(2) and ANDA asset reached the market share of 35% during the quarter। ANDA क्या होता है उसको समझ लेते हैं दोस्तों। NDA यानी कि न्यू ड्रग एप्लीकेशन, एंड ANDA का मतलब एब्रीवेटिव ड्रग एप्लीकेशन। एक बार इनकी फुल फॉर्म देख लेते हैं तब आपको ज्यादा समझ आ जाएगा दोस्तों। ये देखिए, NDA की फुल फॉर्म है न्यू ड्रग एप्लीकेशन, एंड ANDA की फुल फॉर्म है न्यू एब्रीवेटिव न्यू ड्रग एप्लीकेशन। दोनों में डिफरेंस क्या है ये पूरा एक प्रोसेस बताया हुआ है दोस्तों, कि NDA का प्रोसेस क्या होता है, एप्लीकेशन सबमिट होती है, क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, फिर सबमिशन आता है, फिर डिसीजन दिया जाता है। इसमें क्या होता है, जो ड्रग्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर बायो इक्विवेलेंस एंड CMS स्टडीज की जाती है, फिर सबमिशन होता है, और फिर डिसीजन आता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है, बट ये एक ड्रग को अप्रूव करने का पूरा प्रोसेस है जो कंपनी को फॉलो करना ही करना पड़ता है। तो इसमें भी अगर कंपनी के मार्केट शेयर को देखें तो 35% के हिसाब से ग्रो करा है। और एल्ब्यूट्रिनोल मार्केट शेयर जो है वो
19% के हिसाब से इसी क्वार्टर में ग्रो किया है। अब ये एक चार्ट दिखाया हुआ है दोस्तों, जिसमें ANDA एंड NDA का पोर्टफोलियो जो अभी पाइपलाइन में है, यानी कि जो अभी काम चल रहा है जिन पे, उसकी प्रोसेस बताई गई है चार्ट के द्वारा। इसमें ब्लू हमारी सिप्ला शो करता है, ट्रेपफार हमें ऑरेंज शो करता है, इन्वर्जन ग्रे शो करता है, एंड पार्टनर ANDA एंड NDAs हमारा येलो शो करता है। तो उसमें जो अप्रूव हो चुके हैं उनकी क्वांटिटी आ रही है टोटल 168। जो टेंटेटिव है, टेंटेटिव का मतलब अभी इनके कार्य प्रगति पर है, अभी ना तो ये अप्रूव हुए हैं ना अभी ये खारिज किए गए हैं, ये अभी लिस्ट में है। वो है फ्रेंड्स टोटल 30, एंड जो अंडर अप्रूवल चल रहे हैं वो है 82। तो ओवरऑल अभी भी कंपनी 280 नए ड्रग्स पर काम कर रही है, जो कि फ्रेंड्स आगे अगर ये अप्रूव होते हैं तो कंपनी के लिए और ज्यादा बेहतर। फ्रेंड्स ये चार्ट आया है नॉर्थ अमेरिका में कंपनी कैसा कर रही है। अगर हम पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो सेकंड क्वार्टर 2024 का एंड सेकंड क्वार्टर 2025 का जो रेवेन्यू है वो 18% के हिसाब से ग्रोथ किया है, एंड जो API मार्केट है यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट मार्केट है, उसमें रेवेन्यू सेकंड क्वार्टर में अगर कंपेयर करें FY25 में तो 7% के हिसाब से ग्रो किया है फ्रेंड्स। अब ये आ गया दोस्तों कि 2025 में कंपनी इन्वायरमेंट के लिए, सोशल के लिए, गवर्नेंस गोल के लिए क्या कर रही है। ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लगभग हर अच्छी कंपनी कुछ पैसा इन्वायरमेंट पे खर्चती है, सोशल करती है, गवर्नेंस गोल के लिए भी खर्चती है। तो सिप्ला भी उसमें से कुछ अच्छे काम कर रही है, बट ये हमारे लिए ज्यादा जरूरी नहीं है दोस्तों। हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि कंपनी अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए, अपने प्रोडक्ट के लिए क्या क्या काम कर रही है, किस सेक्टर में अच्छा कर रही है, किन किन कंट्रीज में कंपनी अच्छा कर रही है। तो उसके बाद जो अंत में आया है वो आया है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट समरी, वो देखना बहुत जरूरी है दोस्तों। उसको समझते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स ऑफ प्रोडक्ट, ये कंपैरिजन दिखाया है सेकंड क्वार्टर के 2024 के सेकंड क्वार्टर से 2025 के सेकंड क्वार्टर का। तो पहले था रेवेन्यू 6589 करोड़ का, अब है 6961 करोड़ का। तो रेवेन्यू प्रोडक्ट को सेल करने के बाद बढ़ के आया है। अदर ऑपरेशन से जो इनकम आई है वो पहले 89 की है, 90 करोड़ की आई है। इनकम फ्रॉम ऑपरेशन, तो टोटल इनकम जो आई है ऑपरेशन से वो आई है, बढ़ के आई है दोस्तों 7051 करोड़ रुपीस की। मेटेरियल कॉस्ट कितना लगा है, मेटेरियल कॉस्ट कम हो गया है दोस्तों, पहले ज्यादा था 2313 करोड़ का था, इस बार है 2283 करोड़ का। एम्प्लॉइज के लिए जो बेनिफिट एक्सपेंसेस कंपनी ने किए हैं वो बढ़ के आए हैं। तो ये सब तो दोस्तों बढ़ता घटता रहता है। अदर एक्सपेंसेस में क्या आता है, जो भी कंपनी ने मान लीजिए एक पूरी फैक्ट्री खरीदी, उसको या किराए पे लिया, तो उसका खर्चा, उसका बिल, उसके लिए जो इक्विपमेंट्स लिए, उसका सबका खर्चा अदर एक्सपेंसेस में आ जाता है। टोटल एक्सपेंसेस कंपनी के कितने खर्चे में, टोटल कितना खर्चा हुआ है, टोटल देखना जरूरी है दोस्तों। तो टोटल खर्चा बढ़ के आया है। फाइनेंशियल कॉस्ट क्या होती है उसकी बात कर लेते हैं। उसकी कॉस्ट, अगर वो किराए पे लिया है तो उसका किराया उतारने की कॉस्ट, फिर जो भी कंपनी इंटरेस्ट पे करती है उन सब की कॉस्ट, एंड जो भी कंपनी फीस पे करती है उनकी कॉस्ट ही फाइनेंशियल कॉस्ट में गिनी जाती है। डेप्रिसिएशन, इंपेयरमेंट एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस। डेप्रिसिएशन क्या होता है मैंने आपको बता दिया। तो ये सब टैक्सेस जो है इस बार थोड़े घट के आए हैं। अदर इनकम्स, जो भी दूसरे खर्चे कंपनी करती है वो अदर इनकम्स में आ जाएगी। तो ये सब क्या है, टैक्सेस है दोस्तों। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया है, इसको देखना बहुत जरूरी है, वो बढ़ के आया है एज कंपेयर टू FY24। अब टैक्स एक्सपेंसेस वो सेम है दोस्तों। शेयर ऑफ एसोसिएट वो -1 में आया है। प्रॉफिट फॉर द पीरियड, इस पूरे पीरियड में कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो वो ज्यादा कमाया है, पहले था 1155 करोड़ का, अब है 1305 करोड़ का। अब नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट कौन से होते हैं, जो कंपनी के हाथ में नहीं होते दोस्तों, जो कंपनी को बढ़ने ही बढ़ने पड़ते हैं, वो है नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। तो पहले तो 24 करोड़ के थे, अब सिर्फ 2 करोड़ के हैं। तो ये आ गया दोस्तों प्रॉफिट फॉर द पीरियड एट, ये वो प्रॉफिट है जो इस पीरियड में निकल के आया है, वो है 1131 करोड़, पहले था, इस बार आया है 1303 करोड़। में टोटल इक्विटी कंपनी के पास कितनी है ये क्वार्टरली वाइज बताया गया है। मार्च 2024 में कितनी थी, फिर जून 2024 में कितनी है, सितंबर में कितनी है। तो इक्विटी कंपनी की लगभग
बढ़ रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर वाइज। टोटल डेप्थ कंपनी के पास कितना है? टोटल हमारा डेप्थ घट गया इस क्वार्टर में। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री क्या होता है उसको जान लेते हैं एक बार। इन्वेंट्री बेसिकली कंपनी के पास कितनी चीजें या कितना मटेरियल या कितने गुड्स या कितने प्रोडक्ट या कितना माल पड़ा हुआ है। मान लीजिए घर है तो उसमें फर्नीचर जो भी पड़ा हुआ वो उसकी इन्वेंट्री की तरह गिना जाएगा। तो कंपनी के पास कितना माल अभी पड़ा हुआ है इन्वेंट्री के रूप में, वो दोस्तों बढ़ता जा रहा है। तो ये अच्छी बात है, यानी कि इस इन्वेंट्री को अगर बेच दे तो कंपनी के पास पैसा आ सकता है। तो ये यानी कि अपना इन्वेस्टमेंट ही माना जाएगा कंपनी के रूप में। अब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या होता है ये हमने पढ़ लिया था दोस्तों, कि जो भी कंपनी के पास कैश पड़ा है। कैश इक्विवेलेंट क्या होता है? जो भी ऐसी चीजें, ऐसे असेट जो कंपनी बेचे और तुरंत पैसा आ जाए, वो कैश इक्विवेलेंट के रूप में गिना जाता है। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के रूप में देखा जाए तो थोड़ा सा कैश कंपनी के पास इस क्वार्टर में अगर देखें तो कम हुआ है। जून क्वार्टर में अच्छा खासा कैश कंपनी के पास इकट्ठा हो गया था, बट ओवरऑल कैश पॉजिटिव में है, ये बहुत जरूरी है। अब आया है ट्रेड रिसीवेबल। जो भी कंपनी को पैसा लेना है वेंडर से, मान लीजिए आपने ठेका दिया तो ठेकेदार से जो पैसा मिलेगा आपको पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद, या फिर आपने जो भी पैसा कंपनी के पास आना है तो वो आएगा ट्रेड रिसीवेबल में, और जो भी पैसा कंपनी के हाथ से जाएगा वो आएगा ट्रेड पेएबल में। तो रिसीवेबल ट्रेड बढ़ के आया दोस्तों, एंड जाने वाला पैसा घट के आया है। ये देखिए रिसीवेबल जो कंपनी के पास पैसा आएगा वो 5,588 करोड़ का है, जो पहले की 4,990 करोड़ का था। एंड जो कंपनी के हाथ से पैसा जाएगा वो है 2,675 करोड़। अब नेट टेंजिबल असेट, टेंजिबल असेट क्या होते हैं उसकी बात कर लेते हैं। जो भी फिजिकल असेट है फ्रेंड्स, ये आ गई टेंजिबल असेट की डेफिनेशन। जो भी फिजिकल असेट है कंपनी के पास, उनकी जो वैल्यू है उसको अगर हम लायबिलिटीज यानी कि देनदारी से माइनस कर दे एंड इनटेंजिबल असेट से माइनस कर दे तो हमारा आ जाएगा नेट टेंजिबल असेट। और टेंजिबल असेट अगर हम सिर्फ मीनिंग देखें तो जो भी फिजिकल असेट कंपनी के पास पड़े हुए हैं, यानी कि कंपनी के पास गाड़ी है, कंपनी के पास बिल्डिंग्स है, कंपनी के पास प्लॉट है, कंपनी के पास मशीनरी है, तो ये फिजिकल असेट है, तो उनकी जो वैल्यू है वो टेंजिबल असेट में आएगी। और जो कि कंपनी के पास डॉक्यूमेंटेशन है, डाटा है, वो इनटेंजिबल असेट में आता है, जिनको हम बेच नहीं सकते। वो डाटा का वो कंपनी के पास एक रिपोर्ट फॉर्म में रहता है, उसको हम बेच नहीं सकते, बट जो फिजिकल फॉर्म में रहता है वो है टेंजिबल असेट। तो नेट टेंजिबल असेट है कंपनी के पास 6,329 करोड़ का, जो कि पिछले साल पिछले क्वार्टर के कंपेयर में ज्यादा है। अब गुडविल एंड इंटेंजिबल असेट कंपनी के देखे जाए तो वो है 5,111। तो ये पूरा डाटा था दोस्तों सिप्ला कंपनी का, जिससे हमें पता करना था, क्या पता करना था कि कंपनी ओवरऑल कैसा कर रही है। तो फ्रेंड्स इस पूरे डाटा को समझने के बाद हमें ये पता लग गया कि कंपनी लगातार ग्रो कर रही है एंड एक नंबर 1 ब्रांड है, और अपने आप को और ज्यादा ग्रो कर रही है, प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही है। 380 उन्होंने एप्लीकेशन नए ड्रग्स को लाने के लिए दे रखी है। तो कंपनी किसी भी हाल में रुक नहीं रही है। फंडामेंटली कंपनी बहुत स्ट्रांग है, रेवेन्यू अच्छा खासा क्रिएट कर रही है, एंड सिर्फ इंडिया से ही नहीं अदर कंट्रीज से भी अच्छा खासा रेवेन्यू क्रिएट कर रही है। तो ऐसे फ्रेंड्स हमें पता लग जाता है कि कंपनी ओवरऑल फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है। तो फ्रेंड्स फंडामेंटली तो हमने कंपनी को पता कर लिया, सिर्फ फंडामेंटली। अब हम बात करेंगे वैल्यूएशन की, कि क्या कंपनी का जो इस टाइम प्राइस चल रहा है, सिप्ला कंपनी का जो प्राइस आ रहा है वो ओवर वैल्यू प्राइस है या अंडर वैल्यू प्राइस है, उस प्राइस को पता करेंगे। और उसके बाद हम इसके प्रमोटर होल्डिंग को देखेंगे कि सिप्ला कंपनी की जो प्रमोटर्स हैं उनके पास कितनी होल्डिंग है, इसमें एफआईआईस डीआईएस कितने हैं, एंड उसके बाद दोस्तों हम इसके चार्ट को स्टडी करें। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो यही खत्म करते हैं। ये सब काम हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है दोस्तों। तो अगर आपको हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगी तो दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये सफर आपके साथ बहुत लंबा चलने वाला है। हम बहुत सारी कंपनियों को फंडामेंटली भी एज वेल एज टेक्निकली भी पूरी डिटेल में एनालिसिस करेंगे, जिससे हमें बहुत कॉन्फिडेंस हो जाएगा दोस्तों कि हम जिस कंपनी में पैसा लगा रहे हैं वो अच्छी कंपनी है, वो सेफ कंपनी है, हमारा पैसा नहीं डूबेगा, और हमारा पैसा और कितना बढ़ने वाला है वो भी दोस्तों हमें यहीं से पता लग जाएगा।
तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे नई वीडियो की नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।